नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं क्लास की पुस्तक है उसमें भारत का संविधान ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो लास्ट क्लास इसकी हुई थी इस चैप्टर की, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि संविधान सभा में जो संविधान है उस पर अंतिम रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, संविधान पर अंतिम रूप से फाइनली कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अगर सही नहीं हो, वे खराब हो, तो संविधान भी खराब सिद्ध हो जाएगा। और वहीं डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने समापन भाषण में क्या कहा, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी कोटेशन है और ये भी आपसे पूछ सकता है। भीमराव अंबेडकर जी वाली जो है ये तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तो ये तो सबको लगभग पता रहता है कि ये अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी वाली है वो इतनी ज्यादा हर जगह नहीं आती। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान में रखना। आपसे पूछ सकता है कि जो लोग यदि लोग जो चुन करके आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, और यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। अब बातें जो अंबेडकर जी ने कही और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही है, इनका सार एक ही, बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। कोटेशन किसकी है? प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों और निर्माताओं के आदर्शों, सपनों और मूल्यों का दर्पण होता है। वह संविधान निर्विघ्न अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमें उत्तरदायी नागरिक, बलिदानी और राष्ट्रवादी बनना होगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का अनूठा संविधान है। इसकी अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है, जो निम्नलिखित है। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में केवल संघ सरकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान है, अपितु राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी उसमें वर्णन है। इसके विपरीत यूएसए का संविधान तुलनात्मक रूप से छोटा है। तो भारत का संविधान जो है, देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है भारत का संविधान। और इसमें संघ सरकार की जो शासन व्यवस्था है वो तो है ही है, और राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी वर्णन है। यहां तक कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सब के बारे में भी आपको वर्णन मिलेगा। तो ऊपर टॉप से टॉप जगह से लेकर के, यानी संघ से लेकर के और ग्राम पंचायत तक आपको उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान में। तो वो जो संविधान है यूएसए का, क्या है, इसकी तुलना में बहुत ही छोटा संविधान है। इसका कारण है कि वहां राज्यों के अपने अलग अलग संविधान है, जबकि भारत में राज्यों के अलग संविधान नहीं है। तो यहां किसी राज्य का अलग से आर्टिकल नहीं है कि जैसे हमारा जो राजस्थान है कि कोई कहे कि साहब हमारे राजस्थान का तो अलग से संविधान है, ऐसा नहीं है। संघात्मक व्यवस्था। संघ सरकार और राज्य सरकारों के आपसी संबंधों के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो संघात्मक और एकात्मक। जिस संविधान के द्वारा संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो और इस बंटवारे की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हो, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत के विशाल आकार, विविधता, बड़ी जनसंख्या आदि कारण संघात्मक व्यवस्था अपनाना स्वाभाविक ही था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? जहां शक्तियों का बंटवारा संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया हो, और कभी इस चीज पे कोई विवाद भी हो कि कोई शक्तियां किसके अधिकार में है। हालांकि इसके लिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, फिर भी अगर कभी कोई विवाद होता है तो उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। और जुडिशियरी को हिंदुस्तान में, भारत में, यहां के संविधान में स्वतंत्र रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट, यानी जो भारत में जितने भी कोर्ट हैं उनका सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो ही फाइनली माना जाता है। तो जुडिशियरी को स्वतंत्र रखा गया है। तो ये होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद में, और ये सब चीजें हमने पहले पढ़ ली है, ये तो एक प्रकार से आपका क्या हो रहा है, रिवीजन ही हो रहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
फिर आती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है? यह भारतीय संविधान की एक अनुपम विशेषता है। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और दूसरी उस राज्य की जहां वो रहते हैं। अब जैसे यूएसए है, वहां दोहरी नागरिकता है। यूएसए की अलग है, जिस स्टेट में वो रह रहे हो वहां की अलग है। लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी, यानी ये क्या कहना चाहता है कि यहां पर शक्तियों का भले ही बंटवारा हो कि ये भारत सरकार की जो है, केंद्र सरकार की ये शक्तियां, राज्य की ये शक्तियां हैं, राज्य का सिस्टम है, ये भारत का सिस्टम है अलग से केंद्र का, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है? इकहरी नागरिकता है। हम सब भारतीय नागरिक हैं। राज्य में निवास करने का अर्थ राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। यह है भारत राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। तो ये कितनी अच्छी चीज है, भारत में इस चीज को अपनाया गया है कि अब कोई ये कहता है कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो क्या आप क्या बोलते हो कि मैं कहाँ का नागरिक हूं? राजस्थान का नागरिक हूं, या मैं यूपी का नागरिक हूं, या एमपी का नागरिक हूं? मैं कहाँ का नागरिक हूं? भारत का। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं। और सनी देओल की एक फिल्म भी आई थी इंडियन, मैं इंडियन हूं, आई एम इंडियन। तो मैं भारतीय हूं। तो भले ही आप राजस्थान के, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हो, चाहे किसी भी यूटी के रहने वाले हो, केंद्र शासित प्रदेश के, चाहे आप किसी भी द्वीप के रहते हो। अब वो जो अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हैं, सेंटिलस द्वीप पर कई द्वीप हैं, जहां के जो आदिवासी हैं वो आज भी इस दीन दुनिया से बहुत अलग हैं। मतलब ये भी, उनको ये भी नहीं पता कि लाइट भी कुछ होती है। आज भी आग से आग जला के वो अपनी रखते हैं। तो इतनी दीन दुनिया से जो अलग रहने वाले हैं, तो उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ के नागरिक हैं। उनके लिए तो वही दुनिया है, लेकिन फिर भी वो कहाँ के नागरिक हैं? वो भारत के ही नागरिक माने जाएंगे वो। तो ये हिंदुस्तान की बहुत खूबसूरत विशेषता है। हिंदुस्तान देखिए, देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग हैं वही दुष्ट हैं ज्यादातर। बाकी हिंदुस्तान जैसी जो भूमि है पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगी। एक बार जो कोई हिंदुस्तान में रहने आएगा तो उसको वास्तव में लगेगा कि ये देश कितना खूबसूरत है। देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग तो दुष्ट हर जगह ही होते हैं। संसदात्मक व्यवस्था। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। और देखिए, ये हिंदुस्तान की अब कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान का भाग्य ही है, इस देश का भाग्य है कि इसकी संरचना ही ऐसी है कि आप पूरे हिंदुस्तान को जब देखेंगे तो ऊपर आपको हिमालय नजर आएगा, तीन तरफ आपको नजर आएंगे सागर, इधर अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर। तो ऑटोमेटिकली जैसे ये अपने आप ही जो बना, ईश्वर ने भारत की संरचना ही ऐसी बनाई है कि साहब इसको इतनी सुरक्षा हमेशा रहे। भौगोलिक स्थिति ही भारत की ऐसी है, यहां चीजें ऐसी है कि लोगों का पेट पालन हो जाता है। समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं, अब उनका चाहिए रोजगार के लिए कोई नौकरी थोड़ी लगना है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा या टीचर की तैयारी करेगा। मछली पकड़ के जीवन यापन कर सकता है वो, और करते ही है। तो हिंदुस्तान की मिट्टी में आप यहां देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, कितने खनिज निकलते हैं अरावली में से, कितने लोगों का अरावली पेट भरती है। यहां तक कि राजस्थान सरकार तक का पेट भरता है अरावली पर्वतमाला, लेकिन इसमें भी बेईमानी करते हैं। तो ईश्वर ने हिंदुस्तान को ऐसा बनाया है कि लोगों का पेट भरने के लिए इस हिंदुस्तान में सब कुछ है, यहां की मिट्टी में सब कुछ है। और एक तरफ से खाली है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ वाले, तो ये हमेशा फालतू में चीजें, लगातार विवाद चलते रहते हैं। तो हिंदुस्तान की संरचना ही ऐसी है कि हिंदुस्तान अपने आप में एक सुरक्षित है। हिमालय ऊपर काम करता है, तीन तरफ ये महासागर है। तो ये चीजें हैं। संसदात्मक व्यवस्था। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर संविधात्मक, संसदात्मक या अध्यक्षतात्मक हो सकते हैं। भारत की कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर संविधान संसदात्मक या अध्यक्षतात्मक हो सकता है। हमारा कैसा है? हमारा है संसदात्मक।
यूएसए है, वहां है अध्यक्षतात्मक, राष्ट्रपति सब कुछ है वहां। और हमारे यहाँ जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, तो हमारे लिए संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जरूर है। सब काम भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, जो भी सरकार काम करती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो लेकिन व्यवहारिक रूप से कार्य कौन करता है? तो जो कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और ये सब काम किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो जो व्यवस्थापिका के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है, वह अपने कार्यों और कार्यकाल के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पार्लियामेंट के प्रति, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आप पढ़ते ही हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है वो। तो इस प्रकार से इनका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो वो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? ये व्यवस्थापिका के लिए, संसद के लिए। ऐसी व्यवस्था को संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। हालांकि इसमें देखिए, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था, ये हमने कहां से की है, कहां से हमने एडॉप्ट की है? ब्रिटेन से। संसदात्मक व्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी चीजें आप पढ़ें, तो संसद से जुड़ी हुई चीजें सब हमने कहां से ली है? ये जो है ब्रिटेन, वहीं से ली है। हालांकि कुछ वहां और बेहतरीन चीजें भी थी, लेकिन हमने संसदात्मक व्यवस्था में वो चीजें ली जो यहां आप जिनको चला सकते थे। कुछ और बेहतरीन चीजें थी वहां पे, वो हमने ग्रहण नहीं की। वो करनी चाहिए थी, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका सरकार की अन्य दो अंगों से स्वतंत्र है। यह संविधान की अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। दो अंग कौन से हैं? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है वो फ्री है, इनसे स्वतंत्र है। न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और संविधान की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो संविधान की व्याख्या करने का और संविधान की सुरक्षा करने का किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को। कि कभी मान लीजिए किसी आर्टिकल की क्या व्याख्या करनी है, किसमें क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई विवाद हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है कि ये चीज है और ये आप कर सकते हो। ये इसका अर्थ है। वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की यह एक विशिष्ट विशेषता है कि इसने भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त या प्रदान किया है। प्रारंभ में आयु न्यूनतम 21 वर्ष थी, जिसे अब 18 वर्ष कर दिया गया है। राजीव गांधी जी के समय किया गया था। दुनिया के अनेक देशों में वयस्क मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन व्यापक निरक्षरता और अल्प राजनीतिक अनुभव के बावजूद सभी भारतीयों को यह बिना किसी भेदभाव प्राप्त हो गया। तो देखिए, विश्व के अंदर तो बहुत से देश हैं जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी महिलाओं को बहुत लंबे समय तक अधिकार नहीं था मताधिकार का। तो लेकिन भारत के अंदर ये चीजें जो है, आजाद होते ही भारत ने अपनी धीरे धीरे चीजें इनको और सुधारा, और 21 वर्ष की आयु को क्या कर दिया गया था बाद में? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है, उसको यह माना जाता है कि वो देश का नेता चुनने के लिए सक्षम है। यानी 18 वर्ष अगर आपकी आयु होगी, इसका मतलब आप अपने देश का नेता चुनने के लिए सक्षम हो। आप में वो समझ है कि आप अपना नेता चुन सको, इसलिए 18 वर्ष की गई। लेकिन शादी के लिए लड़के की आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। यानी देश को समझने की, देश का नेता चुनने से, देश की सरकार बनाने से भी कहीं अधिक जिम्मेदारी का काम क्या है? शादी करना है। तो इसलिए सरकार ने शादी की जो आयु है वो 21 वर्ष कर रखी है लड़के की, कि जो लड़का होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लेकिन देश 18 साल की उम्र होगी तो वो देश को तो समझने में सक्षम है, लेकिन 21 साल का होगा तब वो घर चलाने की में समझ उसमें आएगी। यानी देश चलाने से ज्यादा कौन सी बड़ी चीज है? घर चलाना। तो ये चीजें। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार। ये तो कह रही हूं चीजें चलती रहती है। मौलिक अधिकार में क्या है? बिना अधिकारों के नागरिकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए इन सब के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध की भी व्यवस्था की गई है। तो मौलिक अधिकार क्या है?
वे किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। जो एक व्यक्ति के मूल, जो उसका विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास क्या हो, तो उसके लिए हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। पहले 7 होते थे, लेकिन उसमें जो संपत्ति वाला अधिकार था, 7वां अधिकार, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और बाकी 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे समानता का अधिकार होना चाहिए, उसमें भी अलग अलग फिर समानताएं बताई है। आप पढ़ते ही हैं आर्टिकल 14 से 8, जो 18 तक है, 18 तक, कि विधि के समक्ष क्षमता है, धर्म जाति मूल वंश के आधार पर, खैर हम पढ़ चुके हैं, सब आगे भी आएगा। ये है फ्रीडम होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, काफी स्वतंत्रताएं हैं। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर अभियुक्त भी है तो उसके भी क्या क्या अधिकार हैं वो भी बताए गए हैं। किसी व्यक्ति पर आरोप है तो उसके पर क्या क्या अधिकार हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व, जो अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें संविधान निर्माता अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें मूल अधिकार नहीं बनाया जा सकता था, उन्हें निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। यानी ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें संविधान निर्माता अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें मूल अधिकार नहीं बनाया जा सकता था। देखिए कितनी बेहतरीन चीज है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि ये भी विकास के लिए आवश्यक हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है, और संविधान निर्माता इनको मूल अधिकार भी बनाना चाहते थे, अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण, क्योंकि अब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इतनी चीजें लिखी हुई है कि सरकार ये करना चाहिए और सरकार को वो करना चाहिए। अब कल को मान लीजिए मूल अधिकार में बना देते हैं, तो फिर मूल अधिकार के लिए आप डायरेक्ट हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं जा सकते। तो अब हर आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता कि साहब मेरे तो ये काम, देखिए सरकार ने लिखा हुआ है कि ये काम करना चाहिए, सरकार ने तो नहीं किया। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को सरकार के लिए एक गाइडलाइन के रूप में छोड़ दिया। उनकी व्यक्तिगत समझ है कि साहब कोई भी सरकार है, वो कोई भी लोक कल्याण का कार्य करना चाहे तो इस नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे कि हमें इनको ध्यान में रखते हुए कोई भी आगे विधेयक या कानून बनाना है और इनके आधार पर हमें कार्य करना है। तो इसलिए जो है ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये रखे गए हैं। राज्य के लिए इन तत्वों को लागू करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह राज्य के समक्ष आदर्श के रूप में रहेंगे और राज्य नीति निर्माण के समय इन तत्वों से निर्देशित होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बात करूं, नीति निर्देशित तत्वों के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 39 कै, निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वो अपना कोई भी केस जो है न्यायालय में नहीं लड़ सकता, वकील करने की उसके पास आर्थिक इकोनॉमी नहीं है, तो आर्टिकल 39 कै इसमें यह कर दिया संविधान में कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो उसे निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान राज्य करेगा। अब किसी को राज्य नहीं करे तो कोई वो बाउंडेशन नहीं लगा सकता कि नहीं नहीं साहब मेरा जो केस लड़ो इसमें। हालांकि जो पार्टी, हालांकि इसमें बहुत सी अलग अलग चीजें हैं खैर लॉ के अंदर भी, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अधिकार के रूप में नहीं कह सकता कि साहब देखो देखो नहीं नहीं मैं तो वकील नहीं कर सकता, देखो मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं और सरकार मेरे लिए वकील करके दे। तो ये सरकार पर है कि सरकार को अगर ये लगता है कि नहीं नहीं व्यक्ति वार्त में बहुत इस तरह की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो कर सकता है। तो ये गाइडलाइन है, अधिकार नहीं है। अब आता है संविधान के विभिन्न सोर्स। वर्तमान में कोई भी संविधान मौलिक होने का दावा नहीं कर सकता। प्रत्येक संविधान किसी अन्य संविधान से प्रेरित होता है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान भी दूसरे संविधानों से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकारों की धारणा और स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की धारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, तो संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। गणतंत्र हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। बाकी और भी जैसे कई चीजें हैं कि मूल करते हुए कहां से लिए हैं, आपात उपबंध कहां से लिए, वो खैर अलग आप आगे पढ़ेंगे, लिस्ट में आ जाते हैं, सब आएंगे। लेकिन ये विशेषता है कि हमारा जो संविधान भी है तो उसमें हमने जो जो चीजें पूरे विश्व के संविधानों का हमारे संविधान विशेषज्ञों ने अध्ययन किया। हमारे संविधान, हमारे यहाँ व्यक्ति भेजे गए अलग अलग देशों में, कि आप चाहे वहां देखिए और संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें यहां शामिल करनी चाहिए। तो स्वतंत्र जैसे न्यायपालिका है, जुडिशियरी,
जुडिशरी से जुड़ी हुई चीजें हमने कहां से ली है? यूएसए से। संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से। गणतंत्रात्मक फ्रांसीसी। नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं। संविधान में मौलिक अधिकार। अधिकार व्यक्ति के विकास के वे दावे होते हैं जिन्हें समाज और राज्य स्वीकार करता है जब उन अधिकारों का वर्णन देश के संविधान में हो और जिनको न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सुरक्षा प्राप्त हो, तब ऐसे अधिकार जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो लोकतांत्रिक संविधान की प्रमुख विशेषता होती है और भारतीय संविधान निर्माता इसके बारे में सचेत थे। संविधान निर्माण के लिए गठित विभिन्न समितियों में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति भी थी। संविधान निर्माता चाहते थे कि इन अधिकारों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा संजोए आधारभूत मूल्यों का समावेश हो। इसलिए मूल अधिकारों वाले भाग पर कुल 38 दिनों तक चर्चा हुई। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। कितनी महत्वपूर्ण कोटेशन है। यह आसानी से आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। कई बार ऐसी चीजें पूछ लेता है, इसलिए इन किताबों को एक दो बार तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा कि मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि, यह कहा था। वास्तव में मौलिक अधिकारों द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा के साथ जनता के हितों की रक्षा के कठिन कार्य को करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि इन अधिकारों का जितना विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान में है, उतना व्यापक वर्णन विश्व के किसी और देश के संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, यानी दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के कारण वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले यह संपत्ति का अधिकार भी था, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो है वो इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर के कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। तो अब ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये आपका कानूनी अधिकार है। मतलब मूल अधिकार के लिए क्या हो, ये मैं आपको समझा चुका हूं क्या डिफरेंस होता है कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में। मूल अधिकार के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कानूनी अधिकार के लिए फिर जो कोर्ट का एक प्रोसेस है, जो कोर्ट उसका सुनता है, जो भी ये अधीनस्थ न्यायालय है, तो उनके माध्यम से फिर आपको जाना होगा। सबसे पहला आता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। संविधान निर्माता समाज में व्याप्त असमानताओं के प्रति सचेत थे। वे जानते थे कि जब तक इन असमानताओं का अंत नहीं किया जाएगा, तब तक स्वतंत्रता के अधिकार का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने समानता के अधिकार को पहला मौलिक अधिकार बताया। समानता के अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों के उपयोग पर उपयुक्त में से किसी कारण से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सरकारी पदों पर नियुक्ति के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर, इसने 14 से 18 तक जो है वो सब एक साथ ही बता दिए। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और महिलाओं आदि के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिनमें आरक्षण भी शामिल हैं। तो अब जैसे आप आर्टिकल 16 पढ़ते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी कोई भी जो सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी वैकेंसी या नौकरी आती है तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर। लेकिन फिर इनमें सब में साथ में है कि जैसे मान लीजिए कोई SC, ST, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हों, महिलाएं हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी वैकेंसी आती है उसमें आप आरक्षण वगैरह देखते हैं तो वो यही चीज है कि कई बार कुछ आपके दिमाग में आता भी होगा कि जब सभी के साथ समानता का अधिकार है तो फिर ये अलग से क्यों
तो ये आर्टिकल 16 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अलग से किया जा सकता है अगर लगे कि नहीं कोई पिछड़े हुए हैं, या जैसे मान लीजिए जो अभी समाज की मुख्य धारा में नहीं है। इसके अलावा समानता के अधिकार में ही अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत कर उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो जैसे आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, तो आज भी ये अस्पृश्यता या छुआछूत जो है इसका अंत होना चाहिए। और क्योंकि आज भी देखिए ये समाज में आज भी चीजें बहुत ज्यादा है, और गांवों के अंदर तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा है। गांवों में चाहे कितना ही बोलें कि माहौल अच्छा होता है, ताजी हवा है, लेकिन ताजी हवाओं के अंदर भी ये भेदभाव आज भी भरा पड़ा है। वहां जैसे मतलब अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कि कैसे किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सीधे गांव में कोई व्यक्ति का जैसे मान लीजिए दूसरी कास्ट का हो या जिसको वो अपने बराबर नहीं समझते, तो उसके लिए ना तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता। जैसे मान लीजिए इनके लिए अलग से बना हुआ है कोई नल, तो कोई दूसरी जाति वाला उधर से आके नल से पानी नहीं पी सकता, वो उसके हाथ टच नहीं कर सकता। कितनी विडंबना है कि मतलब कैसी लोगों की मानसिकता, ये बहुत भयंकर गलत चीज है ये। लेकिन ये चल रहे हैं और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चला रहे हैं। अब उनके बच्चे भी यही सीखते हैं कि नहीं नहीं हमें भेदभाव करना है, उनके बच्चे भी हैं वो भी यही सीख रहे हैं। तो ये संविधान में तो बना दिया, लेकिन जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी लोगों की, और लोगों को भी पता है कि कानून है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते ही हैं। तो और सभी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिससे कि नागरिकों में किसी तरह की असमानता प्रकट नहीं हो सके। केवल सैनिक वीरता व विद्या कौशल के लिए समान रूप में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, पद्म सम्मान आदि दिए जा सकते हैं। तो आप कोई भी किसी का उपाधि का ऐसे प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जैसे सैनिक या जैसे मान लीजिए किसी जो शिक्षा हो उसमें कोई अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो वो दिए जा सकते हैं और उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं, जैसे ये अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म सम्मान है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। इस तरह समानता के अधिकार में संविधान न केवल कानूनी समानता अपितु सामाजिक समानता की स्थापना पर भी जोर देता है, जिससे कि एक समरस समाज की स्थापना की जा सके। तो यहां समानता की बात की गई है 14, 15, 16, 17, 18। तो 5 समानता के अधिकार हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22। 4 आर्टिकल के अंदर स्वतंत्रताएं बताई गई है किस किस तरह की। समानता के अधिकार के बाद संविधान स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। देखिए संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले समानता का अधिकार रखा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि समानता का अधिकार सबसे पहले जरूरी है। आप किन्हीं दो व्यक्तियों के अंदर भेद करो कि नहीं नहीं तुम इस जाति का हो तो तुमको ये नहीं मिलेगा, और तुम इस जाति के हो, अच्छा ठीक है तुमको ये सुविधाएं मिलेगी, तो ये चीजें गलत है। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि समानता के अधिकार के बाद संविधान स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके। देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने की, शांतिपूर्ण बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की, किसी तरह का संगठन बनाने की, यह आर्टिकल 19(1) के अंदर जो भी है, आर्टिकल 19(1) में ये स्वतंत्रताएं दी गई है। जैसे आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभी जैसे मान लीजिए वो इतना विवाद चल रहा है, वो जो एक्टर हीरो था सुशांत सिंह राजपूत, तो उनको लेकर के ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये कई बयान दे रही हैं। तो जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने क्या कहा कि हाँ संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है कि हम विचार और अभिव्यक्ति, हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये सरकार का विरोध नहीं है, ये हम हमारी बात रख रहे हैं। तो यह आर्टिकल 19(1) के तहत है शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की। तो आप कहीं सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी तरह का संगठन बनाने की, भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की और निवास करने की, कोई भी पेशा, नौकरी, व्यवसाय आदि आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इन सारी स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त अथवा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बोलने की स्वतंत्रता है तो कहीं भी आप माइक पर खड़े होकर, कई लोग इस चीज का दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग ऐसे करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत दुरुपयोग होता है। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वो कहते हैं कि हमें संविधान इसकी इजाजत देता है, हमारा मूल अधिकार है, लेकिन वो प्रतिबंध भी लगाता है साथ में। क्या कि आप किसी का भी अपमान करो, न्यायालय की अवमानना करना शुरू कर दो, सदाचार और नैतिकता का उल्लंघन, ये सब चीजें सही नहीं है।
व्यक्ति समाज के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको इसकी सीमा तक स्वतंत्रता है कि दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे। तो ये चीज जो आर्टिकल 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन उसके साथ भी है कि आपकी जो एक कहाँ तक बोलना चाहिए वो चीज है। बोलने का अधिकार तो है, लेकिन कहाँ तक बोलने का अधिकार है ये चीज तो व्यक्ति सीखता सा ही सीखता है। आप न्यूज पे ये जो मीडिया के अंदर कई बार आती है, जो अलग अलग लोग आते हैं और उसमें वो क्या आती है, डिबेट। तो कोई अलग 4-5 लोग बिठा लेंगे और अब वो हाय तौबा मचाने लगेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो ये चीजें जो गलत है। एक लिमिटेशन तक बोलने का अधिकार जो है वो बिल्कुल है, सबको है। और फैमिली के अंदर भी ये अधिकार होना चाहिए। परिवार के अंदर भी जो है, जैसे कुछ बच्चे हैं तो बच्चों को कुछ पेरेंट्स बोलने का अधिकार ही नहीं देते। अब पिताजी हैं तो कई घरों में पिताजी क्या करते हैं, एक डॉन की भूमिका निभाते हैं। मतलब डॉन की भूमिका ये है कि बच्चा हमेशा उनको देख के डरे। तो कईयों की ऐसी मानसिकता होती है कि बच्चा हमसे डर रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे है, मतलब वो हमारे कहने से चल रहा है या हमारे कहने से चल रही है। और वो इस चीज को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं हमेशा ऐसा ही चले और जो मैं कहूं वो ही हो। मैं एक मानसिकता की बात कर रहा हूं। मैं ये जो मेंटलिटी है मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। अगर बच्चा सही बात कहने से अगर डर रहा है तो समझ लीजिए वो घर अपने विनाश की ओर जा रहा है और एक दिन उसका 100% विनाश है उस परिवार का। 100% है, चाहे किसी भी रूप में हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, किसी भी रूप में हो। लेकिन जिस परिवार की स्थिति कि बच्चा सही बात कहने से अगर डर रहा है कि नहीं पिताजी मुझे मार सकते हैं या पिताजी मुझे पीटेंगे, तो समझ लीजिए वो घर अपने विनाश की ओर है। और इस बात को कोई लिख के ले ले और चाहे उसको 15-20 साल बाद खोल के देख लेना, वो चीज मिलेगी आपको। तो ये चीजें क्या है, लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते और उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारे घर की चीज है। लेकिन घर घर की कुछ नहीं होती है, जो चीज सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। आप बाल विकास में भी पढ़ते हैं कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कितने आप में से जब आप बच्चे रहे होंगे, अब तो आप बड़े हो गए, कितनों के साथ बाल विकास में कि परिवार को ऐसे पेश आना चाहिए, कितनों के साथ आपके साथ ऐसे घर वाले पेश आए होंगे। आप शिक्षक के बारे में पढ़ते हो कि सब आप खुद पढ़ रहे हो कि आपको बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना है। आप में से कितने ऐसे जब बचपन में आपके शिक्षकों ने आपके साथ ऐसे ट्रीट किया होगा जैसे बाल विकास में लिखा हुआ है? नहीं है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और स्वतंत्रता का अधिकार बच्चे को होना चाहिए कि वो कोई भी बात आपको बता सके। कई बार बच्चों के साथ ऐसी गलत चीजें होती है, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं और हो, बाहर का कोई व्यक्ति उनके साथ कोई गलत हरकत करता है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लेकिन उनके मन में अपने पेरेंट्स से, पिता से इतना डर होता है, उनको एक ही चीज दिखती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे गधे, ये पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो इनको गधा ही कहता हूं ऐसों को, चाहे वो कोई पेरेंट हो, वो मेरे लिए, मेरे नजर में गधे हैं वो, बिना अक्ल के गधे। जिन मतलब आपका बच्चा सही बात कहने से डर रहा है, उस बच्चे के साथ क्या घटना घट रही है आपको अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है उस बच्चे का शारीरिक शोषण हो रहा हो, लेकिन वो बच्चा नहीं कह पा रहा क्योंकि उसको डर है कि मैं तो कह दूंगा, वो सामने ही नहीं आ पा रहा, वो बात ही नहीं करते घर वाले। तो ये चीजें बहुत भयंकर जो है वो गलत है और ये बहुत ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है लोगों को कि आपको अपने परिवार के अंदर भी क्या अधिकार देने चाहिए और क्या अधिकार नहीं देने चाहिए। तो ये चीजें, क्योंकि पेरेंट्स बनना आसान नहीं है, बच्चे पैदा करना कोई दुनिया का कोई ऐसा सातवां अजूबा नहीं है ये। भाई इंसान ही बच्चे पैदा करेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक स्त्री बच्चे को जन्म देगी और पुरुष के संपर्क से ही जन्म देगी, ये तो दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका अजूबा क्या है? ये अजूबा होता है कि उस बच्चे के जन्म लेने के बाद में माता पिता की भूमिका शुरू होती है। अब कि उस बच्चे का जन्म हो चुका है, अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो। अच्छी मानसिकता के लोग होंगे, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, चाहे पैसे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे गधे होते हैं, कई ये गधे ही होते हैं और ये खुद भी जिंदगी में डिप्रेशन में, परेशान में निकालते हैं और अपने बच्चों को भी वही चीज परवरिश में देते हैं। वो फिर आगे परिवार में जहां जाएगा या जहां जाएगी फिर वो वहां इफेक्ट करेंगे क्योंकि आपने दिमाग में वही चीज भरी है। तो एक आपकी नादानी से, आपकी जानबूझ के की गई लापरवाही से
कितने परिवार इफेक्ट होंगे भविष्य में, इसका अंदाजा भी नहीं है लोगों को। बहुत सी चीजें हिंदुस्तान की ऐसी है जिनको मुझे लगता है कि इनको बदलना बहुत जरूरी है, वरना तो विकास विकास की बातें सिर्फ किताबों में दिखेगी। तो ये चीजें आज जो है हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।